हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे है जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। तो ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होंगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअल एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिजल्ट्स पता होना चाहिए। तो मुझे तो सब याद खुद नहीं रहता है, तो मैं याद रखता हूँ ये वाला पता होना चाहिए हमें। ठीक है, ये वाला e की पावर x sin x पता होना चाहिए, cos x पता होना चाहिए और e की पावर x और ln x। ठीक है, इससे मेरा काम हो जाता है। और साथ में ये सब y1 + y2 का डिफरेंशिएशन इसके बराबर होगा, माइनस का इसके बराबर, प्रोडक्ट का इसका। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन में ये याद रखता हूँ मैं, और फिर ये याद रखता हूँ, ये याद रखता हूँ। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप ये टेबल पूरा याद कर लो। ठीक है, ओके। अब पोजीशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब स्लोप निकालना का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ तो, और उल्टा चलना है अगर एक्सेलरेशन से चेंजिंग वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी दिया हुआ है, चेंजिंग पोजीशन निकालना है, फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का साइन डिफरेंट है तो स्पीड घट रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है स्पीड जब भी बोला जाता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, लेकिन एवरेज स्पीड अगर बोला जाए तो एवरेज स्पीड होता है किसी टाइम इंटरवल के लिए, उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड उस टाइम इंटरवल में कितना, मतलब उस टाइम इंटरवल कितना बड़ा है, तो विथ कितना, टाइम इंटरवल का लेंथ कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसको बोलते हैं उस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो इस चीज़ का आपको लिमिट ले लेना पड़ेगा। इन द लिमिट क्या रहेगा, डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। वैसे इस चीज़ का मतलब यही रेशियो निकाल लेंगे जब डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही सिंपली एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में होता है आपका ऊपर 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 ऊपर। ये वन नोट में प्रॉब्लम होता है, मुझे खुद नहीं पता क्यों कि ज़्यादा जूम इन करने से अचानक से दूसरे पेज में चल जाता है। एक्सेलरेशन में ये होगा एवरेज एक्सेलरेशन आपका डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस के लिए डी बाय डी टी। जो चीज़ पहले थी, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन एवरेज, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे, टाइम इंटरवल को ऑलमोस्ट 0 ले लेंगे। ठीक है, वो इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा ना। अब इस पर मेन बात करना है मुझे रिलेटिव के बारे में, फिर से चेंज हो गया ये। हाँ, तो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, या चलो उससे पहले मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो इसका इस चैप्टर में उतना यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कर्व दिखाया गया है, इसमें इस लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा वैल्यू इस पॉइंट का है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, जो पीक वाले पॉइंट्स होते हैं ना। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा, वैसे ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में कहीं पे भी आप देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप 0 आएगा। देख लो, टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, तो चाहे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा लो, टेंजेंट मतलब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊँ आपको, तो इसको थोड़ा पेन को पतला लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप का है, जस्ट इस पॉइंट के पहले पॉजिटिव स्लोप का है, जस्ट इस पॉइंट पे तो 0 स्लोप का है, और इस पॉइंट के बाद नेगेटिव स्लोप का हो गया। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव से 0 होकर नेगेटिव है, मतलब स्लोप घट रहा है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप क्या होता है dy बाई dx इज नेगेटिव। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन, इसको d2y बाई dx2 भी बोलते हैं, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, वैसे मिनिमम वाले पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ना। मिनिमम वाला पॉइंट पे उल्टा होगा, जैसे मिनिमम वाला पॉइंट है, यहाँ पे जस्ट मिनिमम से पहले स्लोप नेगेटिव है, मिनिमम पे स्लोप 0 है, उसके बाद पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव 0 होकर पॉजिटिव है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वाले पॉइंट पे आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे एक जो लास्ट चीज़ बचा हुआ है, पेन किधर गया, हाँ ये, ठीक है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होगी याद रखना हर मोशन के लिए आप इंटीग्रेशन डिफरेंशियल यूज करके तो रिजल्ट आ ही सकते हो, जो भी क्वेश्चन है बना ही सकते हो। लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में जाना भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला सब याद रखना है। इनिशियल और फाइनल का वैल्यू जो होता है वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है। आप जब से जब तक मोशन स्टडी कर रहे हो, जब स्टडी आपका जो टाइम इंटरवल आप चूज करोगे, उस टाइम इंटरवल के बिगनिंग वाले टाइम पे जो वेलोसिटी उसको इनिशियल बोलेंगे, उस टाइम इंटरवल के एंड वाले टाइम पे जो वेलोसिटी उसको फाइनल बोलेंगे, और उन दोनों टाइम इंस्टेंस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उसको ऐसे बोलेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेविटी, अगर किसी मतलब मोशन पर ग्रेविटी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के कारण ही आपका ऑब्जेक्ट जो है मतलब एक्सेलरेशन जो इक्वल हो जाएगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे यू से, तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगेगा u बाई जी, और नीचे में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी हो जाएगा, मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g, और ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम u बाई जी का, ठीक है। रिलेटिव मोशन में क्या करना है खाली, जैसे पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, तो वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम, ठीक है। और ये सब वेलोसिटीज जो होंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेंगे। अगर ग्राउंड नहीं भी है तो कोई भी तीसरी चीज हो सकती है, जैसे वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर, ठीक है ना। तो दोनों चीजें कॉमन होनी चाहिए यहाँ पे। ये अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्स है तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्स, यूजुअली ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो बस इतना सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, भले यहाँ पे सही भी है, क्वेश्चन 1 है, लेकिन कहीं कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो सकता है नंबर वाइज, ठीक है। तो नंबर पे ध्यान नहीं देना है ना। अ पर्सन ए मूव फ्रॉम ए टू बी, तो ए से भी एक आदमी गया अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ एज शोन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये लेंथ 60 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ तो ए से बी गया है ना, तो इस पाथ से गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका थोड़ा मोटा करना होगा पेन को, डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये वाला वेक्टर हो जाएगा, रुको पेन मेरा खुल गया है, ओके। डिस्प्लेसमेंट आपका ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस इसका आपको लेंथ बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर इसका लेंथ देखोगे तो ये आर के बराबर है, इसका लेंथ देखोगे तो ये भी आर के बराबर है, तो इसका लेंथ तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा वेक्टर के स्टैंड पे सोचो तो आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर आपको ये दे देगा, ठीक है। तो अगर इसका नाम ये आपका ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ठीक है। तो आपको पता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 135 नहीं है, ये 45 है, ठीक है ना। तो ये 2r स्क्वायर 1 प्लस cos 45 जो कि इतना होता है, ठीक है। तो इस वेक्टर का लेंथ आपका हो जाएगा इतना, है ना। अब r का वैल्यू पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वाला डेटा दिया है उसको यूज़ करना होगा। 60 मीटर ये है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। तो 135 डिग्री 60 मीटर के 135 डिग्री 60 मीटर का आर्क लेंथ 135 डिग्री करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो कितने के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये करस्पॉन्ड करा 60 मीटर को, तो अगर हम लोग पूरे सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री करेंगे वो तो 2 पाई आर के बराबर होता है ना। तो रेशियो तो सेम आना चाहिए, तो 135 डिवाइडेड बाई 360 शुड बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 45 तिया, है ना। और यहाँ पे 45 8 ना, 8 चौक 32, हाँ 8 60 बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से आर आपको मिल जाएगा, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आर की वैल्यू 320 160 बाय 2 पाई यानी 80 बाई पाई। तो आर का वैल्यू 80 बाई पाई है, उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। 2 इंटू 80 बाई पाई इंटू 1 प्लस 1 बाय √2। मैं तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूँगा भाई, पहले बिना कैलकुलेटर के जितना हो सकता है कर लेते हैं। तो ये पाई स्क्वायर तो आपका 10 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये 2 इंटू 80 स्क्वायर डिवाइडेड पाई स्क्वायर जो कि 10 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1 बाय √2, ठीक है। तो ये 5 2 5 तो 80 डिवाइडेड बाय √5 इंटू 1 प्लस 1 बाय √2 का स्क्वायर रूट, है ना। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2
प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √5 इंटू 80, तो ये 46.7 आ रहा है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से भी गलती करता हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कमेंट बता देना अगर हुआ हो। ठीक है, द कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 150 km/h आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो ब्रेक लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, ब्रेक लगाना जब से स्टार्ट करे तब से रुकने तक 27 मीटर चल रहा है। अगर सेम कार जो है मूव कर रहा है 1/3 स्पीड से, इनिशियल स्पीड 1/3 कर दे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो फाइनल स्पीड तो 0 करना है हमें, और एक्सेलरेशन हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर यूज़ कर प्लस 2s यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो यहाँ से -u²/2 है ना। तो क्योंकि दोनों केस में सेम कार और सेम रोड है तो हम लोग मान लेते हैं एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, अज्यूमिंग एक्सेलरेशन इक्वल, क्योंकि सेम कार है ना। ठीक है, मतलब ब्रेक्स को एकदम हार्ड हिट कर रहे दोनों केसेस में, तो ये हो जाएगा बेसिकली u1²/u2², और फर्स्ट केस का स्पीड सेकेंड केस का स्पीड के 3 गुना है। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, तो S2 जो हो जाएगा आपका S1/9, तो सेकेंड केस का डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस का डिस्प्लेसमेंट 9 गुना कम रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ओके, तो ये एक्चुअल में 150 उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 150 कर ले, मतलब 150 को चेंज करेंगे तो 27 मीटर भी चेंज जाएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ इस डेटा का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो ये चीज़ पे, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, तो d/dx आपको दिया हुआ है 5 मीटर/सेकंड/मीटर। ठीक है, 5 मीटर/सेकंड/मीटर मतलब डिवाइडेड बाई मीटर है ना। तो dv चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज तो मीटर/सेकंड में है और dx मीटर में है ना, वैसा। ठीक है, तो d/dx आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, ओके, तो d/dx दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन कितना होता है v d/dx, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आपको 20 दे दिया, d/dx 5 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो जिस मोमेंट पे d/dx इतना होगा उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन इतना होगा, और उस मोमेंट पे वेलोसिटी आपको दी रहेगी। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि नहीं, चलो एक्स्ट्रा एनालिसिस क्यों करना है, वीडियो को तो छोटा रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद वर्टिकली अप विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस मैक्सिमम हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट अ हाइट h/3 ओके व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बॉल है, उसको आप u स्पीड से ऊपर फेंके हो। ठीक है, तो एक पॉइंट है जो कि यहाँ से h/3 हाइट पे है ना, और मान लो ये है h हाइट पे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉल रेस्ट का हुआ है ना। तो अगर आप लेकिन इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट को एक बार ऊपर जाते वक्त भी क्रॉस करेगा, और एक बार घूम के जब आते रहेगा तो इस पॉइंट को नीचे जाते हुए भी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जब ऊपर जाते वक्त क्रॉस कर रहा है तो मान लेते हैं उस समय टाइम है t1 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ आने का डायरेक्ट टाइम कितना है t1 है। तो बेसिकली अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ खाली, ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये आपको, ये टाइम है t1। ठीक है, और एक दूसरा टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है ये, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ आना। ठीक है, ये टाइम कितना है t2, मतलब समझ आ रहा है ना, ये बात कवर करने में t2 टाइम लगा और ये बात, तो ये दोनों केस में वो सेम पोजीशन पे ही है h/3। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम के बाद भी h/3 अपवर्ड है, और t2 टाइम के बाद भी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से h/3 अपवर्ड है। एनीवेज है ना, तो आपको t1 में t2 पूछा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है हमेशा, फ्री फॉल है ना, -g के बराबर एक्सेलरेशन। फ्री फॉल मतलब नीचे जा रहा है ऊपर भी जाता है, खाली एक्सेलरेशन अगर -g के बराबर है तो फ्री फॉल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमें अपवर्ड को पॉजिटिव तो h/3 है, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, टाइम को t रखते हैं अभी के लिए है ना, t का वैल्यू t1 भी यूज़ कर सकते हैं, t1 जो भी है अभी के लिए t, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि 2 रिजल्ट आने वाला है, और एक्सेलरेशन आपका -10 × t²। ठीक है, ओके, आपको बोला था मैक्सिमम हाइट कितना है, h है, तो मैक्सिमम हाइट तुम्हें पता है h होता है u²/2g। ठीक है, तो h के बदले हम लोग u²/2g यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो h के बदले u²/2g यूज़ कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन आ रहा है, तो 5t² - ut प्लस u²/2g इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप t का वैल्यू लिखोगे तो -b प्लस -√b² - 4ac/2 है, ये होता है ना। ठीक है, तो अगर ऑर्डर जानना है तो यहाँ से मैं यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो t1 का वैल्यू, तो t1 तो छोटा वाला टाइम होगा तो u माइनस वाला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 20 30, तो u² - 23। तो ठीक है, पहले मैं t1 t2 नहीं लिखता हूँ, पहले t ही लिखता हूँ बाद में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद t1 t2 यूज़ करेंगे। तो t की वैल्यू u प्लस माइनस
ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 3, 2u² है ना, 20 दिया, 1 - 1/3 2/3, ठीक है, इतना है। हाँ चलो ठीक है, तो बेसिकली 1 प्लस माइनस इतना इंटू u/10 आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा T1/T2, तो T1 में तो यूज़ करेंगे 1 माइनस इतना, और T2 में यूज़ करेंगे 1 प्लस, क्योंकि T2 बड़ा वाला टाइम था ना, ठीक है, T2 बड़ा होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 + 2, √3 - 2 √3 + 2, ठीक है, होपफुली ये दिख रहा होगा। हाँ ओके, juggler throws balls vertically upwards with same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball. Okay, assuming the juggler throws n balls per second, तो पहले इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जगह नहीं है। Assuming the juggler throws n balls per second, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है। तो n balls per second फेंक रहा है, ठीक है। अब समझना आप चीज़ को कि दो बॉल्स के थ्रो के बीच में टाइम गैप यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, तभी तो उसे एक पीरियोडिक मोशन में सेट कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब पहला बॉल और दूसरे बॉल के बीच में जो टाइम गैप होगा, दूसरे बॉल और तीसरे बॉल के बीच में वही टाइम गैप होगा, तीसरे और चौथे के बीच में वही टाइम गैप होगा, ठीक है ना। तो अगर n बॉल्स फेंक रहा है पर सेकेंड, n बॉल्स पर सेकेंड वो फेंक रहा है, इसका मतलब क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रोस हो जाएगा आपका 1/n सेकेंड्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव थ्रोस के बीच कितना का गैप ले रहा है वो, 1/n सेकेंड, ठीक है। ओके, अब आपको बोला गया एक फर्स्ट बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तब वो नेक्स्ट बॉल को फेंका, यानी सेकंड बॉल को फेंका, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट बॉल को वो t=0 पे फेंका मान लो, ठीक है, तो नेक्स्ट बॉल को तो t=1 सेकंड पे 1/n सेकंड पे फेंकेगा, है ना। फर्स्ट बॉल को t=0 पे फेंका है, सेकंड बॉल को t=1/n सेकंड पे फेंक रहा होगा, ठीक है ना। सेम पोजीशन से फेंक रहा होगा, मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ बस, है ना। अब जब सेकंड बॉल को फेंक रहा है तो क्वेश्चन ने बोल दिया जब उस समय फर्स्ट बॉल जो है रेस्ट पे, ठीक है, तो फर्स्ट बॉल जो होगा उस समय रेस्ट पे होगा, है ना। याद रखना एक ही पोजीशन से फेंक रहे हैं, मैं अलग अलग ड्रॉ किया हूँ बस, ठीक है ना। तो अगर आप ये t=0 पे फर्स्ट बॉल को फेंक रहा था यूसे, t=1/n सेकंड पे सेकंड बॉल को फेंक रहा है यूसे, लेकिन उसी मोमेंट पे फर्स्ट बॉल क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे इसका मैक्सिमम हाइट पूछा है, यानी ये पूछा है, क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान है, u²/2g हो जाएगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट आप पूछोगे तो कितना है 1/n, ठीक है ना। यानी फर्स्ट बॉल कितनी देर के लिए ऊपर गया, पूरा कितने देर उसको लगा ऊपर जाने में, 1/n सेकंड्स, यानी नीचे आने में भी उसको कितना लगेगा 1/n सेकंड्स, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, अगर ऊपर से नीचे आने का मोशन देखे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाफ एक्सेलेरेशन कितना होगा, g डाउनवर्ड इंटू t², ये होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर जाने में अगर 1/n सेकंड लगा है तो नीचे आने में 1/n सेकंड लगेगा, ठीक है। तो 1/n सेकंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो आंसर हो जाएगा g/2n², g/2n² ऑप्शन डी, ठीक है। A ball is released from height h if t1 and t2 be the time required to complete first half and the second half of the distance covered। अब फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट से छोड़े बॉल को, यहाँ t=0 है तो t1 टाइम ये लगा है यहाँ से यहाँ आने में, और t2 टाइम लगा है यहाँ से यहाँ आने में। ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं दिया, ड्यूरेशन दिया, मतलब यहाँ से यहाँ आने के बीच में इतना टाइम लगा और यहाँ से आने के बीच में इतना टाइम लगा t2, ठीक है। और दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो चूज़ द करेक्ट रिलेशन। तो t1 t2 में क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि रेस्ट से अगर कोई चीज़ को छोड़ते हैं तो उसको h हेड गिरने में √2h/g टाइम लगता है, ठीक है ना। तो t1 का वैल्यू तो √2h/g होगा, ठीक है ना। वैसे ही रेस्ट से छोड़ते हैं तो कोई चीज़ को गिरने में √2h/g का टाइम लगता है। तो अगर ये h है तो ये टोटल कितना गिरा होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, क्योंकि रेस्ट से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक h गिरा है, लेकिन फिर से देखें रेस्ट से तो यहाँ से यहाँ तक में तो 2h गिरा है ना, ठीक है। तो 2 इंटू हाइट फॉलन बाई जी, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। अब इस फॉर्मेट से लेकिन आप यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं निकाल सकते √2h/g से, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे नहीं, यहाँ पे रेस्ट से जब छोड़ रहे हो तब h हाइट गिरने में √2h/g टाइम लगता है, ठीक है। तो ये 4h/g है ना, तो इसका मतलब है कि t2 टाइम जो हो जाएगा ये 4h/g माइनस 2h/g। तो आपसे पूछा गया था t1 t2 का रेशियो एक सेंस में, ठीक है। तो t1/t2 आप निकालोगे तो 2h/g 4h/g 2h/g, ठीक है। तो हो जाएगा √2 √4 √2, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं √2 - 1, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, ठीक है। तो t1 इंटू √2 - 1 t2 के बराबर है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। 2 balls A and B are placed at the top of a 180 मीटर टॉल टावर। बॉल A को रिलीज किया गया t=0 पे, बॉल B is thrown vertically down with initial velocity u at t=2 सेकंड, ठीक है। तो बॉल A को रेस्ट से छोड़ा गया और बॉल B को 2 सेकंड बाद नीचे फेंका गया है u से, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। अब इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। चलो रिलेटिव मोशन से करते हैं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का टॉप है ना। तो t=0 पे तो उसको फेंका गया है, बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो कुछ देर के बाद मतलब क्या, t=2 सेकंड पे है ना, t=0 सेकंड है। ये t=2 सेकंड पे अगर आप देखोगे तो बॉल जो है, बॉल 1
जो है ऑलरेडी चल रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि 2 सेकंड में रेस्ट से अगर छोड़ रहे हो बॉल वन को रेस्ट से छोड़ रहे हो तो 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी, ग्रेविटी क्या करेगा, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ाएगा 2 सेकंड बाद। वही v = u + at यूज़ कर लो, u0 है, ठीक है। वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगा इतना बॉल 1 का, और बॉल 2 को उस मोमेंट पे आप नीचे फेंक रहे हो u से, तो बॉल 2 यहाँ पे सेम वर्टिकल लाइन पे होगा, ठीक है, और बॉल 1 इतना, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन भी आप निकाल सकते हो। तो बॉल 1 रेस्ट से गिरा था, ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, हाफ g/t² 2 सेकंड में, ठीक है, तो हो जाएगा 20 मीटर। तो इनके बीच का गैप, इनिशियल गैप है 20 मीटर, ठीक है। तो अब उनको बोला गया है कि ये दोनों बॉल मीट कर रहे हैं 100 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक है। तो ये दोनों बॉल यहाँ पे कहीं मीट कर रहे हैं ग्राउंड से 100 मीटर दूर, ठीक है। अब बिल्डिंग का हाइट कितना था टोटल, 180 मीटर। तो अगर ये ग्राउंड है मान लो, तो बिल्डिंग का हाइट तो आपको दे दिया है 180 मीटर, ठीक है। और ये लोग मीट कर रहे हैं यहाँ पे 100 मीटर अबव ग्राउंड, मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। थोड़ा स्केल में गड़बड़ी है, 100 मीटर ये 80 मीटर है, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन मान लो ना क्या जा रहा है, ओके। तो बस अब आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से करना है तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, अब देखो इस मोमेंट पे, यानी बेसिकली इसको यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ से आने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट, या आप देख सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर का है, और इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, जो कि हो जाएगा टोटल 80 है माइनस 20 है, तो 20 है ना, तो 60 मीटर, ठीक है ना। मतलब सेम टाइम पे ये 60 मीटर कवर कर रहा है बॉल 1, और बॉल 2 80 मीटर कवर कर रहा है सेम टाइम में। समझ रहे हो बात को, ठीक है, ओके। ऐसे कर सकते हो, या सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करेंगे हम लोग अगर 2 में से एक बॉल पे बैठ जाए तब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 में से एक बॉल में बैठ जाते हैं, मान लेते हैं हम लोग इस किस में बैठना चाहिए, किसी में बैठ सकते हैं, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मैं इस फर्स्ट बॉल में बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट बॉल में बैठ जाऊँ तो सेकंड बॉल मुझे कितने साथ दिखेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ग्राउंड फ्रेम से बना के दिखाई देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं बनाऊँगा ग्राउंड फ्रेम से। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉल इन द सेम टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल। सेकेंड बॉल याद रखना यहाँ से यहाँ तक गया है तो 80 मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सेकेंड बॉल 80 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट बॉल कितना सेम टाइम में, फर्स्ट बॉल यहाँ से यहाँ तक ही गया है, तो 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। बस ये डेटा यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब सेकेंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut प्लस हाफ at², और फर्स्ट बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फर्स्ट बॉल का इनिशियल से 20 है ना, ut प्लस, ठीक है। अब बोलोगे +5 कहाँ से है, अरे एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड है ना, मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी डाउनवर्ड है, तो ये भी प्लस में लिखे, ये भी प्लस में लिखे, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड +10, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड में पॉजिटिव रहता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हो तो सब पॉजिटिव, ठीक है। तो बस अब ये आ गई आपके 2 इक्वेशन, 2 सॉल्व करो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो u - 20t इज इक्वल टू 80 - 60, ठीक है। तो आपको दे देगा इतना, नहीं पहले तो u को, मतलब ठीक है सिंपल इक्वेशन तो आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो t का वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय u - 20, ठीक है। t का वैल्यू मिल गया, अब उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज इसमें पुट कर देते हैं 20 × 20 डिवाइडेड बाय u - 20 प्लस 5 × t² 20, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया क्योंकि हमें u चाहिए था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये 400 डिवाइडेड बाय u - 20, ठीक है। अरे 20 डिवाइडेड बाय u - 20 है ना, अरे मैं तो मतलब इसे कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी रियलाइज़ हो मैं तो लंबे तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही होगा, ये सेकंड वाले से t निकाल के इसे पुट कर दे, ठीक है। बेवकूफ़ हूँ मैं। तो 5 से अगर डिवाइड कर दे इक्वेशन और अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो t² 4t और 5 12, ठीक है, 12 5 60 है ना, माइनस में आएगा, सॉरी मेरा कैलकुलेशन बहुत गंदा है यार। ओके हाँ सही है। अब t का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a है ना। तो ये 64 मतलब 8, तो प्लस वाला लेंगे तो 8 - 4 हो जाएगा 4/2 2 सेकेंड। तो t का वैल्यू 2 सेकेंड है, इसमें पुट कर दो, ठीक है। 2 बचे, सॉरी 4, तो u का वैल्यू 60/2 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है तो इतना आ जाएगा, मतलब है तो मैच भी तो कर रहा है इससे, ठीक है। ओके अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं दूसरा वाला दिखा नहीं रहा हूँ,
जगह भी नहीं, इसको और नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, दिखा दूंगा कभी ना कभी रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन तो आएगा ही और नीचे कहीं ना कहीं दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अब एक कार कवर कर रहा है AB डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस V1 स्पीड से, तो ये टोटल लेंथ इक्वल मतलब इक्वल है डी क्वेश्चन ने बोल दिया। ठीक है, तो आपसे बेसिकली एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये पहला डी कवर करने में तो V1 स्पीड है, दूसरा डी कवर करने में V2 और तीसरा डी कवर करने में V3। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में dy/v1, यहाँ से यहाँ तक जाने में dy/v2, यहाँ से यहाँ तक dy/v3 और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो आपका जाएगा 3 इतना। बस आप वैल्यूज पुट करो। V1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 11, V2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ V1 यानी 22 और V3 का वैल्यू थ्राइस ऑफ V1 यानी 33। ठीक है, तो ऊपर नीचे 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा लाइफ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 99 डिवाइड बाई 3 1 4 1 5.5, तो 11 नामा और 11 तो ये 18 आना चाहिए। ठीक है, 18/90 हाँ 18, तो हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। A bullet of mass इतना is dropped from the height of 10 meter, the height at which the magnitude of velocity becomes equal to magnitude of acceleration। ठीक है, ओके। तो रेस्ट से ड्रॉप करना मतलब रेस्ट से, ठीक है ना। ओके, तो रेस्ट से अगर ड्रॉप किया कोई चीज़ को तो कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, d/t। ठीक है, अगर t सेकंड्स के लिए गिरा है तो वेलोसिटी g/t डाउनवर्ड होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यानी 1 सेकंड। ठीक है, तो कितने हाइट पे ये होगा, है ना। अब देखो बॉल को जब ड्रॉप किया जा रहा था तो वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर था, तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली 1 सेकंड के बाद बॉल कितना गिर चुका होगा, तो 1 सेकंड में बॉल गिरेगा हाफ इंटू, क्योंकि रेस्ट से छोड़े ना वो। ठीक है, तो रेस्ट से स्टार्ट करते हुए कहीं हाफ g/t² हाफ g/t², है ना, तो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो कितने हाइट पे बॉल होगा उस समय, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 - 5 मतलब 5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर। आपसे पूछेगा तो बेसिकली ग्राउंड से कितने ऊपर पे उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। ठीक है, 2 buses P and Q start from rest at the same time and move in a straight line and their positions are represented by this। तो P का पोजीशन फंक्शन दे दिया, Q का भी दे दिया, दोनों बस का सेम वेलोसिटी कब होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना, तो वेलोसिटी को इक्वल कर दो, तो BP इक्वल टू VQ। तो इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दे इसको, तो किस टाइम पे होगा, तो अल्फा इसको इधर दे दो, तो 2 बीटा + 2 × t इज इक्वल टू F - अल्फा। तो T का वैल्यू यहाँ से F - अल्फा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बीटा + 1। ठीक है, F - अल्फा ट्वाइस ऑफ बीटा + 1, ऑप्शन डी। ऑल द गिवन ग्राफ्स रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली। ओके, पिक इट अप। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 ग्राफ दिया गया है, चारों जो है सेम मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन 4 में से 3 ग्राफ ही सही, एक गलत है। मतलब अब देखो मोशन यहाँ पे बताया तो नहीं गया है किस टाइप का मोशन है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑड वन आउट आपको पिक आउट करना है। मतलब इन चारों में से 3 एक दूसरे से एग्री करेंगे, चौथा एग्री नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ अगर देखें तो ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोप है, मतलब नीचे जा रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ तो है नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, है ना। अब नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपका पोजीशन वर्सेस टाइम भी इन्वर्टेड हाइपरबोला आता है, तो ये भी नेगेटिव कांस्टेंट, अगर इन्वर्टेड पैराबोला आता है, मतलब ऐसा फेसिंग डाउन, है ना, ऐसा वाला पैराबोला आता है, तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर है अगर ये पैराबोला होगा तो, अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए या एक्सेलरेशन के लिए ऐसा आता है क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे तो v² जो है ये पैराबोला अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऐसा शेप का पैराबोला है। तो पैराबोलिक ग्राफ आता है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तब। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते जा रहा था, है ना, तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये भी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली बोलना चाहता हूँ ये तीनों तो एक दूसरे को एग्री करें अगर इनका शेप्स को हम लोग अज्यूम कर ले पैराबोला है, तो अज्यूमिंग दिस इज पैराबोला, ये अज्यूम कर लिए और यहाँ पे भी अज्यूम कर लिए पैराबोला। तो अज्यूमिंग पैराबोला ये तीनों तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो कल अगर ये प्रूफ कर दे नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तीनों के लिए, अगर खाली ये प्रूफ कर दे कि ये वाला ग्राफ डज नॉट करेस्पॉन्ड टू नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब ये ऑड वन आउट हो जाएगा और ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा तुक्का तो लगता ही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, कि सबसे ईजी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। आपका कोई और लॉजिक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर तो इसको और आसान से भी कर सकते थे, अभी मेरे दिमाग में दूसरा थॉट है, लेकिन पहले चलो अभी जो तरीके से बता रहा हूँ पहले दिखाया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस वे वाला ऊपर वाला था पैराबोला है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो ऑर्डर 1 हो गया, तो ये तीनों केस में क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब जो दूसरा आसान तरीका जो मुझे अभी सूझा, इसको बताते वक्त ही मैं रियलाइज़ किया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा अगर आप ऐसे सोचो कि इसमें अगर t = 0 पे वेलोसिटी देखोगे तो पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव है t = 0, तो t = 0 v क्या है पॉजिटिव है। ठीक है,
है ना। ओके, इसमें भी अगर टी इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो स्लोप आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एग्जैक्टली वहीं पे बना के मैं दिखाता हूँ आपको, तो जूम करना होगा बस, है ना। तो स्लोप ग्रेटर देन 0 है और स्लोप मतलब डी एक्स बाय टी टी यानी वेलोसिटी पॉजिटिव एट टी इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी बेसिकली वेलोसिटी पॉजिटिव एट टी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे, है ना, यहाँ पे टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये पोजीशन के साथ ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप टी इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये 0 स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपका स्पीड ही 0 है ना। इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप लेते तो स्पीड मिलता है, तो स्पीड 0 मतलब वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है ना। समझ में आई बात। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी कभी भी आपका एक ही पोजीशन पे 0 हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो मोशन स्टार्ट तो यहाँ से नहीं हुआ होगा, मतलब हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, आप जब ये वाला ग्राफ जैसे ड्रॉ किए हो, ठीक है ना, तो अगर इनिशियल पोजीशन अगर पोजीशन ओरिजिन से ही है तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनिशियल टी, यानी पोजीशन जब 0 होगा तभी टी इक्वल टू 0। यूजुअली ऐसा होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो या आप ऐसे सोचो, अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तब डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तभी मोशन स्टार्ट होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, या इस तरफ देखेंगे तो नेगेटिव है क्योंकि वो होते रहेगा वैसा, ठीक है। तो बेसिकली इन सब में से हम लोग बोल सकते हैं बी जो है ऑड वन आउट है ना। बेसिकली आप बोल सकते हो ए सी और डी में टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज नॉट 0, लेकिन बी पार्ट में टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो मेथड था वो फुल प्रूफ था, इसमें जो है थोड़ा मतलब फुल प्रूफ नहीं बोल पा रही इसके कारण, ठीक है। अदरवाइज ये भी ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 6.25 इज डिक्सेलेरेटेड एट अ रेट गिवन बाय दिस वेयर v is instantaneous speed time taken by the object to come to rest, ठीक है। तो रेस्ट पे लाना है, मतलब वेलोसिटी को 0 करना है, ठीक है। तो dv बाय रूट वी माइनस 2.5 इंटू डी टी है, इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है 6.25 और कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी में 0 रखना है, इसी को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये तो v की पावर माइनस हाफ है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 और लिमिट, और इस तरफ माइनस 2.5 इंटू टी, ठीक है। तो 2 इंटू रूट वी आया बेसिकली, है ना। तो बेसिकली ये अगर लिमिट पुट कर दे यहाँ पे, मिटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 2.5 का स्क्वायर है ना यहाँ, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन ए, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour, okay. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction, okay. अब इसको मैं रिलेटिव मोशन से करूँगा क्योंकि मुझे एक नए क्वेश्चन में दिखाना है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको किसको क्रॉस करवाना है, पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस करवाना है फ्रेट ट्रेन को, ठीक है। तो मान लो ये है पैसेंजर ट्रेन और ये है फ्रेट ट्रेन। फ्रेट को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शायद फ्रेट बोलते हैं फ्रीट बोलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं, तो माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ये मिट जाए भाई, हाँ ठीक है। ये पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, और ये फ्रेट ट्रेन है ना। तो जब आपको बोला गया है कि पैसेंजर ट्रेन फुल्ली क्रॉस कर गया फ्रेट ट्रेन को, इसका मतलब क्या है, पैसेंजर ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। तो अब पैसेंजर ट्रेन चल रहा है 80 से और फ्रेट ट्रेन चल रहा है 30 से, तो फ्रेट ट्रेन चल रहा है 30 से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फ्रेट ट्रेन चल रहा है 30 से और पैसेंजर ट्रेन चल रहा है 80 से। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन इस पूरे सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेट में बैठ के देखे, ठीक है। तो फ्रेट ट्रेन रेस्ट पे हो जाएगा और पैसेंजर ट्रेन जो होगा ये, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेट, पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो कि 80 राइट वर्ड है और माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेट ट्रेन जो कि 30 राइट वर्ड है, तो 80 माइनस 30 यानी 50 राइट वर्ड, ठीक है। तो अगर फ्रेट ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो फ्रेट ट्रेन तो रुका रहेगा, पैसेंजर ट्रेन 50 से चल रहा होगा, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, तो लेंथ तो फ्रेट ट्रेन के बराबर चलना पड़ेगा और लेंथ तो पैसेंजर ट्रेन के बराबर चलेगा, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रेन कितना चल रहा है उसके लिए आप पैसेंजर ट्रेन का फ्रंट पार्ट को देखो, तो फ्रंट पार्ट यहाँ पे था इनिशियली और क्रॉस करने का यहाँ पे, है ना। अब या बैक पार्ट को देखो या कोई भी एक फिक्स पॉइंट को देखो, ठीक है ना। ये मत सोचना कि पैसेंजर को यहाँ से यहाँ चलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इसका फ्रंट को देखें तो फ्रंट यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन इतना है, ये रिलेटिव फ्रेम है ना। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एफ देख रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा चीज़ विद रिस्पेक्ट टू एफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो रिलेटिवली देखें तो पैसेंजर को कितना चलना पड़ेगा, फ्रेट ट्रेन का लेंथ प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ, तो ये 60 मीटर और ये 120 मीटर, ठीक है। तो ये 60 मीटर है, ये 120 मीटर है, मतलब ये 60
तो दोनों ट्रेन का लेंथ का सम के बराबर चलना पड़ रहा होगा पैसेंजर ट्रेन को, अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एफ बात करें, ठीक है। तो 180 मीटर मतलब 0.18 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना आवर, ठीक है। तो आंसर आपको दिया गया है, ओके, रेशियो ऑफ टाइम्स निकालना है, ठीक है। तो इतना टाइम लगा फर्स्ट केस में, है ना, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा था जब, है ना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहे, तो एक 80 से राइट की तरफ, एक 30 से लेफ्ट की तरफ, वो भी दिखाया था हमें। तो अगर पैसेंजर तरफ राइट की तरफ जा रहा है और फ्रेट ट्रेन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक 80 से राइट और एक फ्रेट 30 की तरफ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन फ्रेट ट्रेन में बैठ के देखे, ठीक है, तो पैसेंजर कितने से आते हुए दिखेगा, तो अगर फ्रेट ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो फ्रेट ट्रेन तो रेस्ट पे दिखेगा, तो ये 110 से आते हुए दिखेगा, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में है ये विद रिस्पेक्ट टू एफ, है ना, ठीक है। तो यहीं पे देखें अगर फिर से, तो टाइम कितना लगेगा सेकंड केस में, फिर से याद रखना, एक को रेस्ट पर रखे तो कितना चलना पड़ेगा, रिलेटिवली 180 मीटर ही चलना पड़ेगा, तो टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इतना आवर, ठीक है। तो T1/T2 अब निकाल लो। तो पहले अपोजिट में चल रहा था कि पहले सेम में चल रहा था, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन पहले है ना, तो यानी सही है, T1/T2 करना है हमें। तो T1/T2 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2 × 11/10, 11/5, ठीक है, तो 2.2 आ रहा है 11/5, ठीक है, ओके। A car is standing 200 meter behind a bus, which is also at rest, ठीक है। They start moving in the same instant but with different forward acceleration. बस जो है मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कार जो है 4 से, ठीक है। तो बस और कार दोनों रेस्ट पे है, बस लेकिन स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कार स्टार्ट किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, दोनों इनिशियली रेस्ट पे है ना, किसी मोमेंट की बात करो, T=0 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कार विल कैच अप विद बस आफ्टर ए टाइम ऑफ, ठीक है। अब इसको भी रिलेटिव मोशन से कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, मैं ग्राउंड फ्रेम से दिखाया तो यहाँ पे, तो मान लेते T=T सेकंड पे कार और बस कैचअप कर लिया है ना, कैचअप कर लिया मतलब दोनों के दोनों सेम पोजीशन में पहुँच गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कार का डिस्प्लेसमेंट इतना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, और बस का डिस्प्लेसमेंट इतना, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ था आपको, मतलब बोलना चाहता हूँ आप कैसे भी करो क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो 200 में इसमें और एस बी को जोड़ेंगे तो SC मिल जाएगा, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट करा तो हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कार हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट करा तो हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है 4, ठीक है। तो बस तो यहाँ से 200 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t², तो टी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, यानी 10√2, है ना। पर्सन क्लाइम्स अप ए स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड, तो स्टॉल्ड एक्सीलेटर में तो पर्सन अपने मेहनत से चल रहा है, ठीक है। तो पर्सन का वेलोसिटी पर्सन हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एस्केलेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ही टेक्स 40 सेकंड, मतलब क्या, सेकंड केस में पर्सन जो है अपना मेहनत नहीं कर रहा, सिर्फ एस्केलेटर के मेहनत से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो एस्केलेटर भी उसको डी डिस्टेंस ले जा रहा है, टाइम 40 सेकंड में ले जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इतना हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, तो पर्सन वॉक भी कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब लास्ट केस में जो होगा वेलोसिटी पर्सन का एज सीन फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो लास्ट केस में जो टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस तो भी उतना ही कवर करना है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब उसके पास पर्सन के पास खुद का वॉकिंग स्पीड भी है और एस्केलेटर भी उसको ऊपर ले जा रहा है, तो दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पर्सन भी ऊपर जाना चाहता है, एस्केलेटर भी उसको ऊपर ले जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से V आप देखोगे तो D/A 60 है और ये D/40 है, तो 60 × 40 डिवाइडेड बाई 60 + 40 है ना। तो ये 2400 डिवाइडेड बाई 100 यानी 24 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ग्राफ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये ग्राफ का पार्ट है ये, फिर ये थोड़ा ख़राब प्रिंट है यहाँ पे, मैं मानूंगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है ना। ओके, तो आपको बोला गया पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है T=5 सेकेंड, तो T=5 सेकेंड तो ये वाला टाइम है ना। तो T=5 सेकेंड में पोजीशन क्या है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन एरिया अंडर VT ग्राफ है ना, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकाल लेते हैं 5 सेकंड तक का है ना। तो अगर आप स्क्वायर्स को गिनोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 6 7 8
ये आधा मतलब 9, टोटल 9 स्मॉल स्क्वायर्स का एरिया के बराबर है। ठीक है, एरिया ऑफ 9 स्मॉल स्क्वायर्स। अब एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया 1/1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1। ठीक है, तो ये 1 कितना है, ये है 1 सेकेंड, और ये 1 कितना है, मीटर पर सेकेंड। तो अब देखोगे तो 9 मीटर आएगा, है ना। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद उसका पोजीशन हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर। अब इनिशियली वो कहाँ पे है वो बताया नहीं गया है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड, मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन बताया नहीं। ठीक है, हो गया, ओरिजिन बताया ना, हाँ तो ठीक है, तब क्वेश्चन सही है। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल आपको बोल दिया है 0 है। ठीक है, मेरे को लगा था नहीं बोला है, लेकिन बोला है। अगर नहीं बोलता तब भी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, जब नहीं बोला है तो फाइनल पोजीशन आपको पता चलेगा 9 मीटर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अंटिल देन बाय।